चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल है? जय महाकाल। ओला। जय जिनेन्द्र। चलिए जी। हाँ, बढ़िया है सब। आ गए बच्चे? बच्चे कम आए हैं? जय माहेशमती। हाँ, ये सही है। माधव का आंसर सही दिख रहा है मेरे को। माधव का आंसर सही दिख रहा है। जिग्नेश नहीं, कांस्टेंट गलत आ रहा है। जिग्नेश कांस्टेंट गलत आ रहा है। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। कुश का भी गलत आ रहा है। कुश आर्यमन ने व्हाट्सएप पे कल भेजा था क्या कि पुराना है? कल वाला तो यार वैसे मैंने सबको क्लियर कर दिया था। गोपाल गर्ग का भी सही है। अच्छा, 2-3 दिन, हाँ 2-3 दिन वाले पुराने बच्चे हुए हैं। 2-3 दिन वाले पुराने बच्चे हुए हैं। कौन सा क्वेश्चन था आर्यमन? याद दिलाना, मैंने देख तो लिया होगा यार, मेरे को लग रहा है। कौन सा वाला था? सर्कल। सर्कल पे क्या था? सर्कल का था, मैंने देखा नहीं क्या। सर्कल वाला कौन सा था? चलो जी, चलो मैं देख लूंगा आज। आज मैं देख लूंगा। एक बार दोबारा से आज उस पर कुछ भेज देना, डॉट लगा के, क्वेश्चन मार्क लगा के, तो मैं पहले आपका भेज दूंगा। ठीक है ना? एक बार चेक कर लूंगा। चलो जी, तो करते हैं अपन स्टार्ट, है ना? कल वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 4x + 3y + 17 = 0। क्वेश्चन ये था, कल वाला जो क्वेश्चन था वो ये था, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज x - y - 1 = 0। x - y the equation of a line passing through the center of a rectangular hyperbola is x - y - 1 = 0। एक लाइन सेंटर से पास हो रही है। If one of its asymptotes is 3x - 4y - 6 = 0, then find the other asymptotes। ठीक है, ये एक एसिम्प्टोट्स दिया हुआ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, और एक लाइन दी हुई है, ये सेंटर से पास हो रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसलिए ये कंफर्म है कि दोनों एसिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर होंगे। तो दूसरे एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन ऐसी मान सकते हैं, दूसरे एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन ऐसी मान सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये लाइन भी सेंटर से पास हो रही है, और एसिम्प्टोट सेंटर से पास होता ही होता है बच्चों। एसिम्प्टोट सेंटर से पास होता ही होता है। तो यदि एसिम्प्टोट सेंटर से पास होता है तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट डेफिनेटली सेंटर आना चाहिए। इसको यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, तो ये हो गया माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है y + 3 = 0, है ना? y = -3 आ गया, y = -3 रखेंगे तो x = -2 आ जाएगा। तो ये सेंटर आ गया, सेंटर इसमें सेटिस्फाइड करा देते हैं। -8 - 9 + लैम्डा = 0, सो लैम्डा = 17। तो 4x + 3y + 17 = 0 इज द फाइनल आंसर। बोलो बच्चों, क्या डाउट है किसी को? कोई है डाउट? हाँ, आंसर गलत क्यों आया? मेरे को समझा नहीं, इतने सारे बच्चों का आंसर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, प्रियांश, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिए हुए थे, हमेशा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, ये ध्यान रखना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ही एसिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर होते हैं, और क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला था, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर लिया है, अदरवाइज नहीं ले सकते थे। ठीक है, चलो क्लियर है बात। और ये 2-3 पॉइंट है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं एक्चुअली।
है ना, कि जैसे एसिम्पटोट्स हमेशा सेंटर से पास होते हैं, दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के दोनों एसिम्पटोट्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। एक पॉइंट और लिखाया था आपको कि ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एसिम्पटोट्स, याद है? एक पॉइंट ये वाला भी लिखाया था आपको, ठीक है? ओके 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 ओके, चलो जी बढ़े आगे आप, ठीक है? यहां तक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कहां पर थे अपन लास्ट क्लास में? मेरे ख्याल से अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे कुछ थे, है ना? लास्ट क्लास में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की वो प्रॉपर्टी अपन ने ली थी, मेरे ख्याल से वाली प्रॉपर्टी लिखा दी थी ना, सर्कल एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की प्रॉपर्टी आपको लिखा दी थी, ठीक है ना? चलो उसके आगे बढ़ते हैं अब अपन, ठीक है? प्रॉपर्टी रिकैप कर दूं क्या? एक बार प्रॉपर्टी रिकैप कर देता हूं। देखो प्रॉपर्टी ये बताई थी आपको कि आप कोई भी एक सर्कल लेंगे और कोई भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लेंगे, है ना? तो यदि वो 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड सर्कल, ठीक है? तो कोई भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कोई भी, अब देखो जब भी मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैं बोल रहा हूं, है ना, जैसा कल भी किसी को डाउट हो गया था कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब दोनों तरह के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होते हैं। देखो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना? तो अब मैं कहीं पे भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, मींस इट विल बी वैलिड फॉर बोथ। ऐसा नहीं केवल इसके लिए वैलिड है, वो दोनों के लिए वैलिड है ना? जैसा अभी मान लो मैं इसी प्रॉपर्टी में बताता हूं आपको कि मैंने प्रॉपर्टी ये बोली थी कि यदि कोई भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और सर्कल, ठीक है, लेट्स से मान लो मैंने कोई एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा बना दिया, मान लो इसका सेंटर कुछ और ले लेता हूं मैं, है ना? ऐसा करते हैं अपन तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको भी। लेट्स से मैंने इसका सेंटर लिया 1,2, है ना? ये आपका एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब उसमें बच्चों को ये भी कंफ्यूज होना था कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो ऐसा बनाया था ना अपन ने, ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दोनों तरह से बनता है ना? ये वाला आप बनाओगे तो जो फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट वाला है, ये बनाओगे तो ऐसा ही दिखेगा आपको ये वाला, ठीक है? तो मान लो ये मैंने 1,2 सेंटर लेकर ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया, लेट्स से मतलब इसकी इक्वेशन मैंने लिख दी, लेट्स से ऐसे लिख दी इक्वेशन, और दूसरा कोई और सर्कल बना दिया अपन ने, यहां पे मान लेते हैं कोई सर्कल बना दिया, ठीक है? लेट्स से इसका सेंटर कुछ अपन मान लेते हैं 3,3, और से रेडियस कुछ बड़ा सा ले लेते हैं 10 स्क्वायर ले लेते हैं। तो प्रॉपर्टी मैंने ये बताई थी कि यदि ये सर्कल और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक दूसरे को 4 पॉइंट्स पे कट करते हैं, तो इनके ये जो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे, लेट्स से दिस इज x1 y1, this is x2 y2, this is x3 y3, this is x4 y4। तो ये जो इनके 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे, इनका जो मीन है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाय 4 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ बोथ द कर्व। इसका सेंटर 1,2 है, सर्कल का सेंटर 3,3 है, तो मिड पॉइंट मतलब दिस एंड दिस। बोलो बच्चों, बात आई कि नहीं समझ में? 4/2 मतलब 2 हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 5/2। बोलो बच्चों, क्लियर है? ठीक है, राइट? ये एक एग्जांपल और लिख लो आप साथ में, उसके नीचे ये वाला एग्जांपल भी लिख लो, तो आपको प्रॉपर्टी और क्लियर हो जाएगी। हाँ, बस ये प्रॉपर्टी है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर है, ये नॉर्मल हाइपरबोला पर नहीं है, ठीक है? राइट? टेन कहां पर आएगा? हमें 10 कहां पर आएगा? दोनों के सेंटर्स का मिड पॉइंट लेना है ना,
दोनों के सेंटर्स का मिड पॉइंट लेना बेटा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अब अपने पास चलो पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का ही, है ना, ताकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी और आप लोगों को समझ में आएगी। चलो हाँ, एक क्वेश्चन और लिख लो तो। ये क्वेश्चन लिख लो तो। इफ द नॉर्मल एट 4 पॉइंट्स पी एक्स वाई, हाँ अभी करेंगे, अभी करेंगे आज हाइपरबोला का काम, आज ही करेंगे अपन, बस हाइपरबोला आज फिनिश कर देंगे अपन, कोऑर्डिनेट आज आपकी फिनिश कर देंगे, आज जितनी भी हो जाएगी बस आज ही करेंगे अपन। If the normal at 4 points p x I comma y I is equals to 1 2 3 4 on the rectangular hyperbola xy बराबर c स्क्वायर meet at point q hk, then x1 plus x2 plus x3 plus x4 की वैल्यू बतानी है। वैल्यू मतलब वैल्यू आएगी h k या c के टर्म्स में, जो भी मुझे गिवन है, ऑब्वियसली ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, इसके टर्म्स में, और एक आएगा अपने पास y1 y2 y3 एंड y4। ठीक है ना, बस कुछ प्रॉपर्टी बची है, प्रश्न है, कुछ प्रॉपर्टीज बची हुई है अपनी 20-30, बस वो हो जाएगी आज, है ना। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और y1 इंटू y2 इंटू y3 इंटू y4 ये वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो जी अपन करते हैं, मैं बता देता हूं पहले। इफ द नॉर्मल एट 4 पॉइंट्स ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, कुछ वैसा है ये क्वेश्चन जैसे अपन पैराबोला में अपन करते थे ना कि 3 पॉइंट्स, 3 नॉर्मल अपन ने बनाए, वो तीनों नॉर्मल एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो उनके जो स्लोप्स हैं उससे रिलेटेड अपन कुछ कुछ इंफॉर्मेशन का यूज करते थे, है ना, उस तरह से। ठीक है, कि इफ द नॉर्मल एट 4 पॉइंट्स ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मीट एट पॉइंट क्यू एच के, या मैं उल्टा बोलूं तो एच के से मैंने इस हाइपरबोला पे 4 पॉइंट्स ड्रॉ, 4 नॉर्मल ड्रॉ करे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया सबने, क्वेश्चन लिख लिया। चलो कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट ईयर होगा देवांश। हाँ, तो कुछ एक रफली डायग्राम में बना देता हूं, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बन पाएगा डायग्राम, डायग्राम से ज्यादा सोचना भी नहीं है अपने को, है ना। मान लेते कहीं पर भी एक पॉइंट, लेट से मैंने यहां पर एक पॉइंट मान लिया एच के, और अंदाजे से इससे एक नॉर्मल इधर बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया और एक इधर, मतलब अंदाजे से मैंने मान लिया 4 नॉर्मल बनाए, है ना। और लेट्स से ये x1 y1, है ना, ये x2 y2, x3 y3 एंड x4 y4, ये फुट ऑफ द नॉर्मल है, ये फुट ऑफ द नॉर्मल है, राइट। क्योंकि जैसे आप क्या होता है, आप नॉर्मल बनाओगे ना, जैसे आप पैराबोला में भी जब अपन नॉर्मल बनाते थे तो 2 पॉइंट पे कट होता था, तो फुट तो एक ही जगह होता था, बनता एक ही जगह था, दूसरी जगह तो ठीक है अपन मान लेते थे कट कर रहा है ऐसा, तो लाइक दीज आर द फुट ऑफ द नॉर्मल्स, बेसिकली फिट ऑफ द नॉर्मल्स। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए, राइट। अब अपने को x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और y1 इंटू y2 इंटू y3 इंटू y4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो जी, तो मैं जैसे बिल्कुल सेम कैलकुलेशन भी वैसी है, बस अंतर इतना सा है
कि पैराबोला में अपन स्लोप फॉर्म को यूज कर रहे थे, है ना, पैराबोला में अपन स्लोप फॉर्म को यूज कर रहे थे, इसमें अपन पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज कर रहे हैं। यदि मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी हो, है ना, इसको मैं मान लेता हूं लेट्स से सी टी कोमा सी बाई टी, किसी को भी मान लो एक, तो ऐसे T1 T2 T3 T4। तो नॉर्मल का स्लोप सबको पता है टी स्क्वायर होता ही है, तो y माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स माइनस सी टी लिख सकते हैं क्या, नॉर्मल की इक्वेशन, है ना, नॉर्मल की इक्वेशन लिखी मैंने, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स टी क्यूब माइनस सी टी फोर, एच के से पास हो रहा है, एलसीएम ले लिया, टी इधर गया टी इधर चला गया, एच के से पास हो रहा है तो एच के सेटिस्फाइड करा देते हैं, टी इंटू के माइनस सी एच टी क्यूब दिस, ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं, यार ठीक है, ये टी में आपके पास 4 डिग्री की इक्वेशन बन गई, ठीक है, और बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं, राइट। अब अपने को निकालना क्या था, देखो अपने को क्या निकालना था, अपने को निकालना था x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 विच इज इक्वल टू ct1 ct2 ct3 प्लस ct4 होगा ना, यहां से c कॉमन ले लें तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, c इंटू कितनी होगी इसकी वैल्यू बताओ, तो यहां से माइनस, इसके रूट्स क्यों होंगे, क्यों, ताकि इसके रूट्स क्या आएंगे, इसके रूट्स आएंगे t1 t2 t3 एंड t4, ये आएंगे ना इसके रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस b बाय a, so that is equal to basically h। बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं ये वाली स्टेप, तो सेकंड वाले का आंसर अब आप बता दोगे क्या मेरे को, सेकंड वाले का आंसर बता दोगे क्या, y1 y2 y3 y4 इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, माइनस प्लस चेक कर लेना बेटा एक बार, मेरे को 4 बच्चों ने आंसर बताया, उसमें 3 का माइनस की गड़बड़ है, माइनस प्लस चेक कर लो, वैभव माधव मर्चेंट, माइनस आएगा कि प्लस, वैल्यू तो सही बता रहे हो पर देख लेना माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है, y1 y2 y3 y4 माइनस आएगा भाई, माइनस 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 आएगा बेटा, माइनस आएगा, माइनस सी टू दी पावर 4 आएगा, माइनस सी टू दी पावर 4 आएगा, y1 हो गया आपका सी टी वन, y2 हो गया सी टी टू, ये हो गया सी टी थ्री और ये हो गया सी टी फोर, तो सी पावर 4 into t1 t2 t3 t4 and what is product of the roots, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस आएगा, तो माइनस 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 एक जीरो, सॉरी टी क्यूब वाली टर्म नहीं है, टी क्यूब वाली टर्म नहीं है, माइनस प्लस माइनस प्लस, एक्चुअली टी क्यूब वाली टर्म नहीं है ना, वो इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ सी बाय टी वन आएगा, मतलब ये एक मिनट सही 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 मैंने उल्टा लिख दिया, है ना, पर आएगा वही, मतलब ये हो गया सी बाय टी वन इंटू सी बाय टी टू इंटू सी बाय टी थ्री इंटू सी बाय टी फोर, तो सी पावर 4 ऑन T1 T2 T3 T4, so that is minus C power 4। ठीक है बच्चों,
नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, वेदांश नेगेटिव होगा, चेक कर लो। वेदांश नेगेटिव होगा, टी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, टी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। फिर से चेक कर लेना बच्चों, नेगेटिव ही आएगा वो, माइनस सी बाय सी, इसलिए। ठीक है, तो बस इस तरह से यूज करना है आपको इसको, है ना, और कुछ खास ऐसा डिफरेंस है नहीं अपने पास। अच्छा, वो हाइपरबोला की शीट में आप देख लेना, शायद ग्रुप में अपडेटेड शीट पोस्ट हो गई थी कि नहीं। यदि नहीं हुई है तो मैं बता देता हूँ, हाइपरबोला की शीट में दो छोटे छोटे से करेक्शन थे, एक्चुअली करेक्शन भी नहीं, क्वेश्चन अलग था, सॉल्यूशन अलग था, है ना। तो वो चेक कर लेना जो सॉल्यूशन वाला है। एक में वर्टेक्स और फोकस का कुछ मिसमैच हो रहा था, है ना, वर्टेक्स और फोकस का कुछ मिसमैच हो रहा था, तो जो फोकस जो सॉल्यूशन में दिया है वो मान लेना फोकस। और एक में शायद स्लोप 2 या 4 में कुछ गड़बड़ हो रहा था, एक जगह 2 ले रखा था, एक जगह 4 ले रखा था, है ना। तो वैसे तो ग्रुप पे अपडेटेड शीट डाली थी, यदि रह गई हो तो उसको आप सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग करेक्ट मान लेना जो सॉल्यूशन में दिया है ना। हाइपरबोला की एक शीट आई थी, शीट नंबर मुझे नहीं पता, कल या परसों का असाइनमेंट था वो, कल या परसों का असाइनमेंट था। 130 नंबर की शीट बता रहे हैं, हाइपरबोला की एक ही शीट आई है, हाइपरबोला की जो एक ही शीट आई है ना, उसी की बात कर रहे हैं, है ना। तो उसमें सॉल्यूशन में, और क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, 6 और 9 है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन शायद 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 और 9 ही है ना, शायद से 6 और 9 है ना। हाँ, 6 वाले में फोकस और वर्टेक्स का कुछ उल्टा सीधा हो रखा है, और क्वेश्चन नंबर 9 में स्लोप 2 या 4 का कुछ हुआ है ना, तो वो चेक कर लेना। ठीक है, अपूर्व भाई करो, दो शीट कम, 111 तक ही करिए, बताओ। 113 शीट आ गई, 113 यार, मतलब आप सोचो ईमानदारी से कि यदि, मतलब मैं तो ये चीज तो नोट ही नहीं करी, यदि इतनी शीट आ गई होगी 113, एक शीट में 10 क्वेश्चन मिनिमम रहते हैं, तो 1130 क्वेश्चन, 1130 क्वेश्चन, यदि इतने क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे ना, मतलब सही से, मतलब ये तो मिनिमम है, किसी की शीट में 12-15 भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है ना। और ये तो सब अभी, हाँ ये तो आप, मतलब ये तो मॉड्यूल तो अलग चीज हो गई, ठीक है ना। मतलब मैं बता रहा हूँ ना ईमानदारी से, यदि शीट और ये सब चीजें कंप्लीट हो जाए ना, तो ऐसा बचता ही नहीं है कि मतलब कुछ अपने पास रहे एक्स्ट्रा। हाँ चलो जी, तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइपरबोला। हाँ 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 हाँ, वही तो, प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइपरबोला। बस अब ये इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा आपको, है ना, कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज है, 15-20 प्रॉपर्टी होगी, 20-25, अभी अपन जल्दी से खत्म कर देंगे आज इसको। चलो, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, लिख लो तो, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट। मतलब मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है वो आपको एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला सबकी जैसी लगेगी, कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा मैक्सिमम प्रॉपर्टीज में। प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर from foci to any tangent is equal to square of semi conjugate axis and foot of perpendicular lie on auxiliary circle। याद है, एलिप्स में भी थी, एलिप्स में भी थी, ठीक है। क्या है देखो, डायग्राम से एक बार बता देता हूं मैं। प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास किसी भी पॉइंट पे यदि अपन एक टेंजेंट बना दें, और इस टेंजेंट पे फोकस से यदि अपन परपेंडिकुलर डाल दें, फोकस से लेट से ये एक परपेंडिकुलर डाला P1, लेट से ये एक दूसरा परपेंडिकुलर डाला यहां पे लेट से P2,
तो प्रॉपर्टी नंबर 1 है P1 इंटू P2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि B1 इंटू B2 इज इक्वल टू P स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा रिजल्ट ये है कि लेट्स से दिस इज, इसको P बोल दूं, इसको Q बोल दूं। ठीक है, तो P पॉइंट और Q पॉइंट लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। वो डायग्राम थोड़ा सा ऐसा बन गया है ना, डायग्राम थोड़ा सा ऐसा बन गया। मैं डायग्राम को थोड़ा चेंज कर देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज ही होते रहेंगे। मैं डायग्राम सही वाला बनाता हूं। उल्टा बनाता हूं, ऐसा करता हूं कि ये आपका हाइपरबोला, ठीक, ये अपनी बन गई टेंजेंट। ठीक है, ये फोकस यहां पे मान लेते हैं, ये एक परपेंडिकुलर यहां पे डाला। ठीक है, और एक फोकस यहां पे, एक परपेंडिकुलर यहां पे डाला। तो अपन क्या बोल रहे हैं, ये ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल मतलब ऐसा, ऐसा कुछ। ठीक है, वो डायग्राम यार ऐसे ही बन रहा है वो हाइपरबोला में। ये जो P और Q पॉइंट आएंगे ना, मतलब लेट्स से दिस इज P एंड दिस इज Q। ठीक है, तो एक तो P1 और P2 जो है वो B स्क्वायर हो गया, याद है आपने, ये तो एलिप्स में भी लिखा था अपन ने, याद आ रहा है कुछ, बोलो। एलिप्स में भी लिखा था, सेम प्रॉपर्टी थी पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी, कि इनका जो प्रोडक्ट है वो B स्क्वायर आएगा, सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, और ये जो दोनों पॉइंट है ये ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे यहां पर ये जो P और Q पॉइंट है वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेंगे। अरे एलिप्स में हुआ था, यहां पे नहीं हुआ। हाइपरबोला में थोड़ी ना बताया, हाइपरबोला में बता दी क्या ये वाली प्रॉपर्टी, हाइपरबोला में थोड़ी ना बताई थी, एलिप्स में बताई थी। रुक जा यार, प्रीवियस स्लाइड वाले बच्चे रुक जाया करो यार, प्रीवियस स्लाइड वाले बच्चे एक बार लिख दिया ना, आप रुक जाया करो थोड़ा सा, है ना। अब बीच में उसको छोड़ के थोड़ी ना अपन जाएंगे यार। ठीक है, चलो बड़े आगे डायग्राम बना लेना, है ना। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये लो प्रीवियस स्लाइड, ये थी प्रीवियस स्लाइड। और ये लिखते क्यों नहीं है यार, इतनी देर रोक के रखता हूं मैं। हाँ हाँ जिग्नेश, चालू हो जाएगा ना, बिल्कुल चालू हो जाएगा, आप चिंता मत करो यार। एसएस में क्यों लेना, मतलब लिखना है ना यार, लिखना है मतलब लिखने क्यों नहीं हो। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये तो इसका डायग्राम था। हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये लिख लो, तो सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, part of tangent between hyperbola and directrix subtends right angle at the corresponding focus। याद आ रहा है, सेम प्रॉपर्टी एलिप्स में भी थी अपने पास, सेम प्रॉपर्टी थी एलिप्स में भी। part of tangent between hyperbola point of contact and directrix subtends right angle at the focus। हाँ डायग्राम बना लो ना यार, तो डायग्राम एक्चुअली डायग्राम से क्या थोड़ा इजी रहता है, रिफ्लेक्ट मतलब दिख जाता है, स्टेटमेंट में एकदम से दिखता नहीं है, डायग्राम में दिख जाता है कि हाँ भाई, जैसे ये टेंजेंट बनाया, पार्ट ऑफ टेंजेंट बिटवीन हाइपरबोला ये एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स, हाइपरबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स राइट एंगल एट द फोकस। फोकस पे 90 डिग्री बनता है। पैराबोला में भी थी, एलिप्स में भी थी, करस्पॉन्डिंग एट द के बाद
राइट एंगल एट द करोस्पॉन्डिंग फोकस, फोकस से जस्ट पहले और द के जस्ट बाद में। बढ़े आगे। दो मिनट पूर्व हो गए। 2 मिनट में मैगी खा के आ रहा है। चलो लिख लिया। नेक्स्ट, हार जो पीछे हो गया। चलो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, property number third, tangent and normal at any point of hyperbola bisect the angle between focal distances from that point internally and externally respectively. Reflection property, reflection property, reflection property. सेम पैराबोला में भी थी, सेम एलिप्स में भी थी, है ना। यहां पे लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट अपने को इससे मिलेगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट अपने को मिलेगा हाइपरबोला और एलिप्स को मिक्स करते हुए। ठीक है, चलो जी। Tangent and normal at any point of hyperbola bisect the angle between focal distances from that point internally and externally respectively. मतलब टेंजेंट इंटरनली करेगा, नॉर्मल एक्सटर्नली करेगा, टेंजेंट इंटरनली नॉर्मल एक्सटर्नली करेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये पॉइंट P, इस पे मैंने बना दिया टेंजेंट। ठीक, ये हो गई फोकल डिस्टेंसेस S और ये S डैश। ठीक, ये टेंजेंट हो गया, फोकल डिस्टेंसेस हो गई। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये बोलता है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन फोकल डिस्टेंसेस, ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा, दिस इज इक्वल टू दिस एंगल, पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा, दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, टेंजेंट, टेंजेंट इस वाले को बाइसेक्ट करेगा, तो नॉर्मल ऑब्वियसली इसको यदि मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो अब ये जो एक्सटर्नल एंगल बना, कौन सा बना एक्सटर्नल एंगल, ये वाला, तो नॉर्मल इसको बाइसेक्ट करेगा। क्योंकि ये तो क्लियर है ना, टेंजेंट और नॉर्मल जो है, यदि टेंजेंट इधर वाले को कर रहा है तो नॉर्मल उसको करना ही करना है। ठीक है, ये मतलब एक तरह से ये अपन इंटरनल एंगल बोल रहे हैं, ये इंटरनल बोल रहे हैं और ये वाला एक्सटर्नल एंगल बोल रहे हैं, ऐसा। हाँ, एलिप्स में उल्टा था बिल्कुल। ठीक है, हाँ फॉर्मेलिटीज है, नब फॉर्मेलिटीज है, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको वो कुछ कंसेंट फॉर्म भरना पड़ता है, ऐसा है ना। और कौन सा सेंटर है ये, कोहिनूर सेंटर है। ठीक है ना।
आप एक बार जिस जिस भी सेंटर पे हो ना, आप जिस भी सेंटर पे आपने एडमिशन लिया है वहां पे कॉल करके आप उसकी फॉर्मेलिटीज पता कर लेना, है ना, वो बता देंगे मतलब क्या फॉर्मेलिटीज है एक्चुअली। ठीक है, चलो तो एक मिनट दिखा देता हूं मैं, पहले इसको पूरा कर लेता हूं, मेरे को पूरा कर लेने दो। तो अब बात यह है कि देखो, अब प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं कि जैसे अपन ने ये फोकस लेके ये बनाया, सेम मान लीजिए कि इसी फोकस को लेके यदि मैं एक एलिप्स बनाऊं, अब आप डायग्राम समझना, देखो कि मान लीजिए ये एक तो बनाया मैंने एलिप्स, ये फोकस लेके, लेट्स से दिस इज एस डिश, ठीक है, और एक मैंने बनाया हाइपरबोला इन्हीं फोकस को लेके, एक मैंने बनाया हाइपरबोला इन्हीं फोकस को लेके, है ना। अब अब आप ध्यान से समझना, देखो ये पॉइंट P है, ठीक है, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये दोनों के फोकस, एलिप्स का फोकस भी यही है, हाइपरबोला का फोकस भी यही है, ठीक, दोनों के लिए फोकल डिस्टेंसेस होगी। मैं इस P पॉइंट से एक लाइन बना रहा हूं विच इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस, विच इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस, P पॉइंट से मैंने एक लाइन बनाई जिससे ये एंगल बाइसेक्टर है। अब आप ध्यान से समझना कि यदि ये एंगल बाइसेक्टर है तो डेफिनेटली ये हाइपरबोला की टेंजेंट होनी चाहिए, क्योंकि हाइपरबोला की टेंजेंट ही इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई मेरी कि यदि मैंने टेंजेंट नहीं बनाई, मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया, मैंने क्या बनाया है, एंगल बाइसेक्टर, तो मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि ये लाइन यदि एंगल बाइसेक्टर है तो डेफिनेटली ये लाइन हाइपरबोला की टेंजेंट होनी चाहिए, बिकॉज टेंजेंट इज द लाइन विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन फोकल डिस्टेंसेस, नंबर वन। नंबर टू, ये लाइन एलिप्स के लिए नॉर्मल होनी चाहिए, ये लाइन एलिप्स के लिए नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि एलिप्स में नॉर्मल ये काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यही लाइन एलिप्स के लिए नॉर्मल है और यही लाइन हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है। तो एक बड़ा ही एक वर्ड होता है जो शायद ऑलरेडी अपन ने सर्कल में यूज करा था, एक ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल याद है। ऑर्थोगोनल किसको बोल रहे थे अपन, जब दो सर्कल एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करें, जब दो सर्कल एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करें। तो एग्जैक्टली आप ध्यान से देखें तो ये एलिप्स और ये हाइपरबोला ऑर्थोगोनल हो गए, क्योंकि एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कोई भी दो कर्व को अपन ऑर्थोगोनल कब बोलते हैं बेटा, जब उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे यदि एक दूसरे की जो टेंजेंट्स है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री आ जाए, टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री आ जाए तो अपन उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी यह है कि इफ एन एलिप्स एंड हाइपरबोला आर confocal, if ellipse and hyperbola are confocal, then they intersect orthogonally. They intersect orthogonally. Orthogonally मतलब at right angle. डायग्राम जरूर बना लेना और ये स्टेटमेंट लिख लेना, ऑर्थोगोनली मतलब सेंटर पे आने के लिए। भाई कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमें सेंटर पे आना है पढ़ने या जो भी है ना, तो
उसकी एक फॉर्मेलिटी, एक फॉर्म आपको फिल करके देना पड़ेगा। तो जिस भी सेंटर पे आप आना चाहते हैं ना, एक बार वहां के बिल्डिंग इंचार्ज से कांटेक्ट करके वो फॉर्मेलिटी समझ लीजिएगा, है ना। हाँ हाँ हाँ, वही है, वही आरुष, वही है सामने वाला। हाँ हाँ हाँ, वही आरुष, वही, ठीक। नहीं नहीं, सबको आने की अभी सब अभी वो कॉमनली वाला नहीं हुआ है, कॉमनली वाला नहीं हुआ है, ठीक है ना। कॉमन नहीं हुआ है, जो जो बच्चे इच्छा रखते हैं, जिनका घर पे बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा है अब तो, बिल्कुल वैसा जो है ना, कि नहीं अब तो मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, नहीं मानूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे वाले बच्चों के लिए अपन बोल रहे हैं, है ना। हाँ ठीक है, अभी तो कोहिनूर से ही पढ़ा रहे हैं बेटा, अभी कोहिनूर से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लिख लिया क्या? चलो अब उसकी बात बाद में कर लेना, पहले एक बार प्रॉपर्टीज कर लो यार। प्रॉपर्टीज आ गई बात समझ में, कि एलिप्स, हाइपरबोला, कॉनफोकल, देन दे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली राइट एंगल, है ना। और इसके साथ में अब एक स्टेटमेंट में और बोलता हूं, चाहे अगली साइड में ले लेता हूं, कि मान लेते हैं यदि मैंने एक एलिप्स की इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। मैंने एक एलिप्स की इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और एक हाइपरबोला की इक्वेशन मैंने लिखी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। देन दे विल बी confocal and intersect orthogonally। कॉनफोकल होंगे और ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे, कॉनफोकल होंगे और ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। कैसे, वो भी मैं बता देता हूं। मतलब आप समझ लो, यहां पे स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहां पे स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। फॉर एग्जांपल लेट्स से इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी होती है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ए ई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फोकस क्या होता, प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता, तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, ठीक है, राइट। ये तो इसका हो गया, है ना। इसकी बात करें तो इसकी एसेंट्रिसिटी क्या होती, 1 प्लस एलसीएम लेंगे, के स्क्वायर कैंसिल हो जाता, अंडर रूट ऑफ दिस, तो इधर लेंगे, ठीक है, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो इधर लेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यदि आप इसके फोकस की बात करोगे, इसके फोकस की बात करेंगे, तो इसका फोकस क्या होता बच्चों, प्लस माइनस ए ई, ये ए, इसका ए ये होता ना, and what is the value of this, under root of a square minus b square। same focus for every value of k square, for every value of k square, ठीक है ना। इसको लिख लो, मैं जैसे एक एग्जांपल और आपको सेट कराता हूं इसमें, कि सर ये मतलब क्या एग्जैक्टली क्या हुआ। जैसे सिंपल सी बात करता हूं मैं, लेट्स से मैंने लिखा एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 या 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये एलिप्स हो गया,
अब मैंने क्या बोला था, मैं एक ऐसा हाइपरबोला लिख रहा हूं कि इसमें से जितना माइनस करोगे, ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो लेट्स से मैंने लिख दिया दिस, लिख सकते हो कॉनफोकल, ठीक है। कॉनफोकल बहुत सारे होंगे। आप देखो एक पॉइंट और समझना कि आप बोलोगे सर 16 ही क्यों करा आपने, 17 कर सकते हो, 17 कर लो आप बोलो 16 ही क्यों, 17 करो तो 17 भी कर सकता हूं, 17 भी कर सकते, 18 कर सकते, 19 कर सकते। मतलब इस एलिप्स के करोस्पॉन्डिंगली देयर आर इनफाइनाइट हाइपरबोलास व्हिच आर कॉनफोकल विद दिस एलिप्स। आ रही मेरी बात समझ में, है ना भाई? बहुत सारे हाइपरबोला बनेंगे 16 17 के बीच में, बहुत सारे हाइपरबोला ऐसे होंगे अपने पास जो इसके साथ कॉनफोकल होंगे और इसको ऑर्थोगोनली, हाँ, बिकॉज के इंडिपेंडेंट, फोकस इज के इंडिपेंडेंट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। फोकस जो है वो के से इंडिपेंडेंट है ना? सेंटेंस अभी वो वाली साइड दिखा देता हूं मैं। इसका सेंटेंस तो यही है, इसमें और कुछ नहीं है, दे विल बी कॉनफोकल एंड इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, है ना? इसका सेंटेंस तो यही है बस, और कुछ नहीं है इसका सेंटेंस। ऑब्वियसली के नॉट इक्वल टू ए बी होना चाहिए। अब देखो, अब वो बाय डिफॉल्ट चीजें हैं, मतलब अब ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो के स्क्वायर ऐसा नहीं लूंगा कि मैं नेगेटिव आ जाए, वो बाय डिफॉल्ट चीजें हैं, मतलब ठीक है। देखो सेकंड वाले का फोकस, अरे देखो ये ए स्क्वायर हुआ ना इसका, ये बी स्क्वायर हुआ कि नहीं? फोकस क्या होता है? ए ही होता है ना। इसके ए की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ दिस होगी ना, ए की वैल्यू अंडर रूट ऑफ दिस, तो ए ई, ये रहा भाई, ए की जगह पे आपको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ही लिखना है ना, इतना सा तो अंतर है। फॉर्मूला तो वही लगाया मैंने एसेंटिसिटी का, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये आ गया। इसकी जगह पे ये वैल्यू रखी अपन, है ना? बस इतना से तो अंतर है, वो ए की जगह पे आपको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर रखना, और कोई अंतर थोड़ी ना आया है ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है। चलो बड़े आगे। हमें आप बोल रहे हो ऐसा ग्रेटर देन 9 के लिए एलिप्स होगा, नहीं नहीं, उल्टा बोलना चाह रहे हो क्या आप? ग्रेटर की लेस बोलना चाह रहे हो आप? मुझे लग रहा है आप लेस बोलना चाह रहे हो। हाँ हाँ हाँ, हाँ हमें सही बात है, हमें सही बात है वो वाली, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर है। अब अभी सब बाद में पूछ लेना, पहले मतलब ये सब बाद में पूछ लेना, पहले अभी इसको पूरा करने दो मेरे को, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये वाला पॉइंट आ गया, सबको समझ में है ना? ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है क्योंकि जिसपे क्वेश्चन बनने का चांस है अपने पास। चलो ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। ये तो इसी का डायग्राम था, इसी का डायग्राम था, हाँ ये भी इसी की बात थी, हाँ। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो फोर्थ प्रॉपर्टी वही वाली थी एक्चुअली, ठीक है। वो फोर्थ वाली जो प्रॉपर्टी थी ना, वो वही वाली थी। कौन सी? ये जो उसमें पहले आप फोर्थ नंबर डाल लेना, ऑर्थोगोनल वाली, करेक्ट करेक्ट, ऑर्थोगोनल वाली पे आप फोर्थ नंबर डाल लेना। ऑर्थोगोनल वाली पे फोर्थ नंबर डाल लेना हो।
Fifth property of tangent at any point of hyperbola intersect tangent at vertex at P and Q, then P and Q will be concyclic with foci and PQ will be diameter of circle. PQ will be diameter of circle. स्टेटमेंट ध्यान से लिखना, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोला इंटरसेक्ट टेंजेंट एट वर्टेक्स एट P and Q, then P and Q will be concyclic. नहीं प्रॉपर्टी है। अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसा क्वेश्चन भी था। चलो डायग्राम भी बना लेना इसका डायग्राम भी बना लेना, ये वाला। दिखाता हूं, रुक जाओ, दिखा देता हूं, रुक जाओ। इसका डायग्राम देखो। प्रॉपर्टी क्या है ये कि इफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोला, ये टेंजेंट इंटरसेक्ट टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स एट P and Q, P and Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। टेंजेंट एट वर्टेक्स को P and Q पर इंटरसेक्ट कर रही है, देन P and Q, ठीक है। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स किसको बोल रहे हैं? इस लाइन को बोल रहे हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। इसको P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। देन P and Q will be concyclic with foci. P and Q will be concyclic with foci, मतलब P, Q, S, S डैश, इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है, इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है, एंड PQ will be diameter of circle. PQ उस सर्कल का डायमीटर है। तो इसीलिए ये एक्चुअली मैंने यहां पे 90 डिग्री बनाया हुआ ना, ये इसीलिए बनाया हुआ है, दिख रहा? क्योंकि यदि PQ डायमीटर है, PQ डायमीटर है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल 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 ऐसा, ठीक है। चलो ठीक है। प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ टेंजेंट देयर इज एन एसिम्पटोट, देन विल दिस प्रॉपर्टी, नहीं 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 नहीं, अलग। एसिम्पटोट्स के लिए अभी एक दूसरी प्रॉपर्टी आएगी, एसिम्पटोट वाली एक अलग प्रॉपर्टी आएगी, एसिम्पटोट वाली एक अलग प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। ये कौन सी, ये वाली थर्ड प्रॉपर्टी कौन देखना चाह रहा था भैया? थर्ड वाली प्रॉपर्टी कौन देखना चाह रहा था? टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट। नहीं, S dash is not the diameter. S dash will not be the diameter. Only PQ will be the diameter. Only PQ will be the diameter. S dash will not be diameter. है ना? S dash diameter नहीं है, वो डायग्राम में लग रहा होगा थोड़ा सा आपको। S dash नहीं, S dash डायमीटर नहीं होगा। कोई एक पर्टिकुलर केस में हो सकता है, लेकिन हर केस में नहीं होगा अपने पास, क्योंकि PQ तो बहुत अलग अलग जाएगा ना। PQ सिमेट्रिकली नहीं जाएगा, एक्चुअली PQ जो है ना वो सिमेट्रिकली नहीं जाएगा अपने पास, इसलिए ऐसा हो रहा है वो, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, आप केवल इसमें स्टेटमेंट लिख लेना, ये मत लिखना, आप डायग्राम वायग्राम कुछ मत बनाओ, आप बस स्टेटमेंट लिख लेना इसका, सिक्स प्रॉपर्टी का।
area of triangle formed by any tangent on hyperbola and its asymptote is constant and के बाद वाला मैं लिखाऊंगा अभी आगे, एंड के बाद वाली चीज मैं लिखाऊंगा आगे, बस आप इतना लिख लो, ये 2 लाइन आप लिख लो, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एनी टेंजेंट ऑन हाइपरबोला एंड इट्स एसिम्प्टोट इज कांस्टेंट एंड, ठीक है, नहीं ये मत लिखो, ये अभी अपन मैं प्रूव कराऊंगा इसको, ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं आगे। तो प्रॉपर्टी ये थी अपनी, है ना, प्रॉपर्टी ये थी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द एसिम्प्टोट्स, ठीक है, ये तो हो गए आपके दोनों एसिम्प्टोट्स और ये हो गया आपका हाइपरबोला, और यहां पर मैंने बना डाली एक टेंजेंट, ठीक है, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये एसिम्प्टोट है तो दैट्स वाई y इज इक्वल्स टू b बाई ए एक्स एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू माइनस b बाई ए एक्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ये है कि हाइपरबोला के किसी पॉइंट पे अपन यदि टेंजेंट बनाएंगे तो ये टेंजेंट और दोनों एसिम्प्टोट्स, मतलब लेट्स से दिस इज O, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OQR इज कांस्टेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल OQR इज कांस्टेंट, कैसे कांस्टेंट अपन निकाल लेते हैं, बहुत इजी प्रूफ है, 0 0 ये पॉइंट है, Q और R पॉइंट निकाल लेते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन होगी आपके पास x sec थीटा बाय a माइनस y tan थीटा बाय b इज इक्वल्स टू 1, टेंजेंट की इक्वेशन x sec थीटा बाय a माइनस y tan थीटा बाय b इक्वल्स टू 1, टेंजेंट की इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो Q पॉइंट आ जाएगा, तो y की वैल्यू इसमें रख देते हैं, y की वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू b बाय ए एक्स tan थीटा बाय b इज इक्वल्स टू 1, b से b कैंसिल, सो x इज इक्वल्स टू a बाय sec थीटा माइनस tan थीटा, और x इसमें रखेंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो y आ जाएगा आपके पास b बाय sec थीटा माइनस tan थीटा, a बाय sec थीटा माइनस tan थीटा, b बाय sec थीटा माइनस tan थीटा, ये कौन सा पॉइंट, Q पॉइंट आ गया, Q पॉइंट आ गया, ठीक। R के लिए, R के लिए, ठीक है, R के लिए क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू माइनस b बाय ए एक्स, y इज इक्वल्स टू माइनस b बाय ए एक्स, और इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सब कुछ सेम चलेगा, बस यहां पे प्लस आ जाएगा, यहां पे प्लस, ठीक है, और ये इसमें रखेंगे तो माइनस b, माइनस b, sec थीटा प्लस tan थीटा, बोलो बच्चों ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, सिंपली टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली मैंने, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, ये Q पॉइंट आ गया, ये R पॉइंट आ गया, और एक पॉइंट कौन सा है आपका O, दैट इज ओरिजिन। अब यदि मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा, हाफ x1, ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 मान लो, ये x3 y3 मान लो, तो x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 x2 x2
y3 minus y1 and x3 is 0. ठीक है, ये 0 हो गया। sec थीटा माइनस टेन थीटा sec थीटा प्लस टेन थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। ऐसे ये दोनों भी 1 माइनस ए बी, सो 1/2 मॉड ऑफ माइनस ए बी माइनस 2ab, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मॉड ए बी इंडिपेंडेंट टू थीटा। कर दी है आर्यन, इंडिपेंडेंट टू थीटा। ठीक है, आज अपन खत्म कर देंगे, बस आज खत्म कर देंगे। हाइपरबोला को आज अपन हाइपरबोला को मैं घर से सोच के आया हूं, आज कितनी भी बजे तक पढ़ाना पड़े और हाइपरबोला खत्म करके ही घर जाऊंगा आज। कोई अभी तो बेटा क्लास, ये क्लासेस तो कोहिनूर पे चलती है, ये वाला जो सेटअप है ना ये कोहिनूर का सब। ठीक है चलो अर्जुन, ठीक है, तो ये ए बी हो गया अपने पास। अब एक और पता है, इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट बताता हूं आपको, इस प्रॉपर्टी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट और बताऊं। ठीक है, कि वो यहां से भी पता लग जाएगा आपको कि जब भी हाइपरबोला में आप किसी पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट बनाएंगे, हाइपरबोला में ऐसे किसी पॉइंट पे अपन जब टेंजेंट बनाएंगे तो ये टेंजेंट यदि एसिम्पटोट्स को क्यू और आर पे कट कर रहा है तो P विल बी द मिड पॉइंट ऑफ Q एंड R। P will be the midpoint of Q and R. P है? कर दिया हम लोग। P will be the midpoint of Q and R। एक ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, और कुछ नहीं, आप बहुत सिंपल सी बात है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे, दिस प्लस दिस बाय 2 तो A sec थीटा आएगा, दिस प्लस दिस बाय 2 करोगे तो B tan थीटा आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो वो जो एंड लिखा था ना, एंड, वो एंड मैंने इसीलिए लिखाया था। ठीक है, एंड सेगमेंट एंड P point of contact will be the midpoint of segment between asymptotes। Point of contact will be the midpoint of segment between asymptotes। कि वो जो टेंजेंट जो दोनों एसिम्पटोट्स के बीच में जो सेगमेंट कट कर रहा होगा, ठीक है, जो टेंजेंट जो दोनों एसिम्पटोट्स के बीच में ये क्यू आर का जो सेगमेंट कट कर रहा है, P विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दैट। P उसका मिड पॉइंट होगा। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में?
और कुछ नहीं, बहुत इजीली निकल जाएगा, दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे तो सीधे सीधे पी आ जाएगा अपने पास। ठीक है, हाँ इसमें आ जाते हैं यार, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं डिफरेंशियल, अभी आप 12th में भी आते हैं इस पे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है ना। अच्छा अब एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे जो प्रॉपर्टी मैं हाइपरबोला के लिए बता रहा हूं तो वो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे लगेगी, लेकिन जो अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए ले रहे हैं वो हाइपरबोला पे लगेगी कि नहीं लगेगी, दैट यू हैव टू चेक। तो जैसा ये मैंने हाइपरबोला के लिए बताया, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए भी लगेगी, और उसके लिए तो बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हो आप, उसके लिए बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए कि जैसे ये एक टेंजेंट बनाया, इस पे एक पॉइंट मान लेता हूं मैं सी टी कोमा सी बाई टी, ये इस पे टेंजेंट बना दी। इसके एसिम्पटोट्स क्या है, ये मतलब इसके लिए ट्राइंगल कौन सा हुआ देख रहे हो आप, ओ क्यू आर, इसका ट्राइंगल ये हुआ, ये टेंजेंट और ये दोनों एसिम्पटोट्स, तो इसका ट्राइंगल ओ क्यू आर होगा, है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस सी बाई टी इज इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर x माइनस सी टी आएगी ना इसकी इक्वेशन, y माइनस सी बाई टी माइनस 1/t स्क्वायर x माइनस सी टी आएगी इसकी इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें यदि मैं y0 कर दूं, y0 कर दूं और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 2ct आ रहा है, और x0 कर दें यदि माइनस माइनस प्लस सी बाई टी, y इक्वल टू 2c/t आ रहा है ना। तो ये आ गया मेरे पास 2ct, 0 और ये आ रहा है 0,2c/t। तो ट्राइंगल का एरिया बहुत इजीली निकल जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, दिस इनटू दिस, ये कैंसिल 2c स्क्वायर, एंड p विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस। साफ साफ दिख रहा है, दिस प्लस दिस बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा, दिस प्लस दिस बाय 2 करोगे तो ये भी आ जाएगा अपने पास। ठीक है, बोलो बच्चों। स्टेटमेंट दिखा दूं, स्टेटमेंट तो कहां होगा, इस पे होगा। ये रहा, area of triangle found by any tangent on hyperbola and its asymptote is constant. इसके और इसके स्क्वायर को आधा करने पर 2c स्क्वायर आएगा ना, ये समझा नहीं मैं क्या लिखा है। ठीक है, चलो, और इसका एक स्टेटमेंट ये था नीचे कि P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट बिटवीन एसिम्पटोट्स। प्रियांश वो अपने आप मिल जाते हैं मिक्स क्वेश्चन, अलग से कहीं देखने की जरूरत नहीं है प्रियांश, वो सब मिक्स ही मिलेंगे आपको। सर्कल में करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी, हाइपरबोला में करोगे तो एलिप्स वेलिप्स सब अपने आप आ जाते हैं, वो आप अलग से उसके लिए कुछ मत करो, अलग से कुछ मत करो। अब बाद में सैनिल बाद में, रुक जाओ सैनिल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देन इसमें एक लास्ट रिजल्ट और है, मतलब उसको मैं प्रॉपर्टी तो नहीं बोलूंगा, उसको एक टाइप का वो रिजल्ट ही है एक तरह से ये। ठीक है ना, ये भी लिख लेना। तो एक इसको आप प्रॉपर्टी में तो मत लिखो, स्टार लगा के एक पॉइंट आप लिख लो, स्टार लगा के एक पॉइंट लिख लो। In general equation of hyperbola, if general equation of hyperbola can be represented by fxy is equals to 0, है ना, if general equation of hyperbola can be represented by fxy is equals to 0,
then center of hyperbola can be find by solving the equation formed by, ये शायद बच्चे बता रहे थे, आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हो, बच्चे बता रहे थे शायद ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हो, ऐसा कुछ है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, partial differentiation. If general equation of hyperbola can be represented by fxy is equals to 0, general equation of hyperbola can be represented by this, then center of hyperbola can be found by solving the equation formed by del f by del x equals to 0 and del f by del y equals to 0. del f by del x equals to 0 and del f by del y equals to 0. ठीक है, कि अपनी जो जनरल इक्वेशन होती थी ना हाइपरबोला की जनरल इक्वेशन, ठीक है, उसका यदि आपको सेंटर निकालना, उसके लिए मेथड है अपने पास, उसके लिए ये वाला मेथड है। जैसे मैं एक एग्जांपल भी आपको बता देता हूं कि किस तरह के मेथड की मैं बात करना चाह रहा हूं बेसिकली। जैसे कोई भी एक हाइपरबोला की इक्वेशन में लिख देता हूं, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं, लिख लिया प्रॉपर्टी। जैसे मान लो एक हाइपरबोला है 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ हाइपरबोला, इस हाइपरबोला का सेंटर निकालना है आपको। ठीक है, एक मेथड तो मेरे पास ये है सेंटर निकालने का, एक मेथड तो मेरे पास ये है सेंटर निकालने का कि इसको मैं s इक्वल्स टू 0 बोलता हूं, तो इसके एसिम्पटोट्स की इक्वेशन s प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 होगी, s प्लस k इक्वल्स टू 0 या s प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 है। k की वैल्यू आप निकाल ही सकते हैं, k की वैल्यू निकाल लोगे तो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन आ जाएगी, एसिम्पटोट्स की अलग अलग इक्वेशन निकाल लो, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में? हाइपरबोला से एसिम्पटोट्स ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, एसिम्पटोट्स निकाल लो, दोनों एसिम्पटोट्स की अलग अलग इक्वेशन निकाल लो, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। और एक ये दूसरा ऑप्शन ये है, मतलब ये सिलेबस में नहीं होता एक्चुअली, आउट ऑफ ट्रैक है ये, पर ठीक है अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपन यूज कर लेते हैं इसको। पार्शियल डिफरेंशिएशन ही नहीं है एक्चुअली अपने सिलेबस में वैसे तो। ठीक है, तो ये आपका एफ एक्स वाई हो गया, तो एक बार इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो और एक बार y के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल एक्स, x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट लेके, सबको आता होगा मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन, ये हो गया 4x, x के रेस्पेक्ट में करना है y को कांस्टेंट लेके, x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट लेके, x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट लेके, x के रेस्पेक्ट में y को कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बोलो क्लियर है डिफरेंशिएशन? 4x हो गया प्लस 5y प्लस 0 प्लस 4x, तो अपनी इक्वेशन बन गई 4x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फिर ऐसे डेल एफ बाय डेल वाई कर देंगे अपन, डेल एफ बाय डेल वाई कर दो y के रेस्पेक्ट में। अब क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में x को कांस्टेंट लेकर, x को कांस्टेंट लेकर y के रेस्पेक्ट में 0 प्लस 5x प्लस 4y, बस। तो पॉइंट ये है कि अब यदि मैं आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे तो दैट विल बी द सेंटर। लेट्स से 4x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और 5x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 का यदि इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको 4 से कर देता हूं, इसको 4 से कर देता हूं, माइनस 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 कैंसिल, 9y इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इसमें रखेंगे तो x इक्वल टू -1।
-1, 0 इज द सेंटर। नहीं, ये एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन नहीं है। शायद किसी ने मेरे से पूछा भी था एक्चुअली, ये क्वेश्चन पता नहीं किसी ने भेजा भी था कि एक्चुअली डेल एफ बाय डेल एक्स करके जो है ना, ये एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन नहीं आती है। नहीं तो अपन फिर एसिम्प्टोट्स इससे निकाल लेते हैं ना, मतलब फिर अपन वो कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। ये एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन नहीं आती, मतलब दीज आर द, मतलब ऐसा मान लो कोई दूसरी दो इक्वेशन आती है जो दोनों सेंटर से पास होती हुई लाइन है। तो इसलिए केवल और केवल इस कंसेप्ट का यूज आप केवल और केवल सेंटर निकालने के लिए कर सकते हैं, बाकी और किसी मेथड में नहीं करेगा। सेंटर निकालने के लिए सब में यूज हो जाएगा, ये एलिप्स में भी यूज हो जाएगा अपने पास। सेंटर निकालने के लिए एलिप्स, हाइपरबोला सब में यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैंने बताया ना डिफरेंशिएशन के अलावा, सुशांत अभी मैंने बोला था बिना डिफरेंशिएशन के करना हो तो ये रहा मेथड मैंने बताया था, इसको एसिम्प्टोट्स निकाल लो, एसिम्प्टोट्स की अलग अलग इक्वेशन निकाल लेना, दोनों को सॉल्व कर लेना, सेंटर आ जाएगा। ठीक है, हाँ एलिप्स में वैलिड है, पैराबोला में नहीं है। सेंट्रल कॉनिक के लिए वैलिड है, सेंट्रल कॉनिक, एलिप्स एंड हाइपरबोला इज द सेंट्रल कॉनिक। पैराबोला में शायद वर्टेक्स वर्टेक्स आता हो तो आता होगा, पर पता नहीं मेरे को पैराबोला का, पर एलिप्स में तो वैलिड है। रीजन पे मत जाओ, ये हायर मैथमेटिक्स का पार्ट है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है ना, ये एक्चुअली अपने सिलेबस में है भी नहीं। तो वो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में कुछ आता है थोड़ा बहुत, मेरे को जो याद आ रहा है, बाकी और कहीं पे है नहीं ऐसा, ठीक है। डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये अंतर होता है कि अपन डिफरेंशिएशन में वेरिएबल को वेरिएबल लेते हैं, जैसे अब इसमें दोनों वेरिएबल है। यदि आप सिंपल डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको y का भी करना चाहिए था, y का dy बाय dx में भी करना चाहिए था। पार्शियल डिफरेंशिएशन में अपन क्या करते हैं कि दूसरे वाले वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट कर लेते हैं, ऐसा। वो आपके बेच में नहीं पढ़ाई होगी यार, वो शाम वाले में तो पढ़ा दी थी प्रियांश। अरे कुछ काम नहीं आती है वो, बस ऐसे ही है वो, कहीं यूज थोड़ी ना आती है वो। शाम वाले में तो हुई भी थी, तो शाम वाले में भी फिर बोला जरूरत नहीं है उसको। अरे वो डबल कोन के काटने वाली जो प्रॉपर्टी है, डबल कोन ऐसे काट लो ऐसे काट लो वो, ठीक है, जरूरत भी नहीं रहती। चलो ठीक है, बस तो हो गया, ठीक है। चलो बस ये खत्म हो गया अपना हाइपरबोला, है ना। बस ये एक लास्ट थी, बाकी तो क्या और बहुत सारे रिजल्ट हैं, यूज नहीं आते, मतलब ये मेन रिजल्ट है जनरली जो मतलब यूज आने की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। चलो जी, तो नेक्स्ट क्लास से अपन, है ना, नेक्स्ट क्लास से अपन वो स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज में। एक बार आपकी रिकैप कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। स्लाइड नहीं है तो पहला क्वेश्चन था, ये पहली प्रॉपर्टी थी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, देन ये इसका डायग्राम, देन ये सेकंड प्रॉपर्टी और इसका डायग्राम, देन ये थर्ड प्रॉपर्टी, देन ये इसका डायग्राम। अच्छा इसमें ना एक चीज रह गई यार, ये वाली मैंने बताई नहीं आपको, एक छोटा सा पॉइंट ये रह गया कि वाली जो प्रॉपर्टी है ना, रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसमें ना एक ये वाला स्टेटमेंट और आप ऐड कर लेना, ठीक है। ये वाली जो प्रॉपर्टी ना बेटा, एक मिनट, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी है, तो इसके साथ में ना ये वाला स्टेटमेंट और ऐड कर लो, एनी रे इंसिडेंटिंग फ्रॉम अ फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग पास फ्रॉम सेकंड फोकस। कि जैसे वही अपन ने एलिप्स में लिया था ना, कि एक तरह से क्या हो गया कि ये रिफ्लेक्शन रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ऐसी रिफ्लेक्टेड रे। तो यदि ये इंसिडेंटिंग रे मान लेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द सेकंड फोकस ऑफ द एलिप्स। Any ray incidenting from a focus after reflecting pass from second focus. ये कौन फोकल वाला हो ही गया था, ये वाली प्रॉपर्टी हो गई थी एक डायमीटर वाली, और ये आपकी एरिया वाली एक प्रॉपर्टी हो गई थी लास्ट में, है ना। और एक ये आपका डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला हो गया। कट कर दी मैंने, फिर गोपाल गर्ग मैंने कट कर दी,
-1 0 बेटा दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आया है यार, ऐसा क्या कर रहे हो भाई। भाई दो इक्वेशन बनी है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट -1, 0 आया है। ठीक है, अड़ जाओ, दिखा दी बेटा यार, अब बार बार थोड़ी ना दिखाएंगे यार, सारी स्लाइड दिखा दी मैंने, एक बार और दिखा दी। ठीक है, चलो ठीक है, नहीं मिला यार, अभी नहीं मिला है, कुशाग्र नहीं मिला है ना। चलो ठीक है, ओके। अच्छा आपको भी चाहिए, मिलते मैं बताता हूं आपको, आप भी ढूंढते रहो, मिल जाए तो मेरे को बता देना, है ना। चलो ठीक है, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।